आफ्टर बालाजी विश्वनाथ जो नेक्स्ट पेशवा बनता है वो है माधव राव। माधव राव वन। बालाजी बाजीराव के बाद उसका बेटा माधव राव पेशवा बनता है सिर्फ 17 साल की उम्र में, और 10 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। बिकेम पेशवा एट द एज ऑफ 17। काफी टैलेंटेड बंदा था, लेकिन मसला ये होता है कि बहुत कम उम्र में डेथ हो जाती है। आप देखिए, ये जब पेशवा बनता है 1762 में, उसकी डेथ होती है 1772 में। हिस्टोरियंस का ये कहना है कि मराठा किंगडम को जितना नुकसान पानीपत की लड़ाई में नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान ये पेशवा की अर्ली डेथ से होगी। ये काबिल था, शायद ये कुछ और रिजल्ट दे पाता। 10 साल में इसने जितना कारनामा किया, वो मराठा कॉन्फेडरेशन को वापस रिगेन करने के लिए काफी था, नोटेबल था। बहरहाल इसकी डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के साथ एक नया कंट्रोवर्सी शुरू होता है। जिस तरह हम लोगों ने साहू और राजा राम के कंट्रोवर्सी को देखा था, उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा का एक चैप्टर शुरू होता है, और इस चैप्टर में वैसा ही काम चलता है एंग्लो मराठा वॉर्स। इस चैप्टर में वैसा ही काम या वैसा ही कुछ इवेंट होता है जो कुछ वक्त पहले राजा राम और साहू के बीच में होता है, बट इस वक्त अंग्रेज इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। देखिए, होता ऐसा है कि माधव राव का कोई बेटा नहीं होता है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो वो अपने बात अपने भाई नारायण राव को अपना सक्सेसर डिक्लेयर करते थे। डिक्लेयर्ड हिज ब्रदर। अब नारायण राव के साथ मामला ये होता है कि नारायण राव को मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि हेरिडेटरी पोस्ट था, तो अपने भाई को क्यों दिया? वाज मर्डर्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जिसने बंगाल पे अटैक किया था। अब रघुनाथ राव ने इसका मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद खुद को क्या बना दिया? पेशवा। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। लेकिन नारायण राव की डेथ के बाद उसकी जो बीवी थी, उसने एक बेटा जना, मतलब पोस्ट ह्यूमसली इसका एक बेटा होता है। अब इस बेटे को लेकर लड़ाई चलती है कि नॉर्मली बाप के बाद बेटा जो है पेशवा बनेगा, क्योंकि पोस्ट हेरिडिटरी हो गया था, लेकिन नारायण राव के मर्डर करने के बाद पेशवा अपने आप को रघुनाथ राव बना दिया। जैसे ही नारायण राव का बेटा पैदा होता है, मराठा में फिर दो डिवीजन बनता है। वो डिवीजन क्या होता है? जो डिवीजन एक रघुनाथ राव के सपोर्ट में सपोर्ट में रहता है, और दूसरा होता है माधव राव थ्री, या इसको कई बार आपको नाम मिलेगा माधव राव नारायण। अब दो ग्रुप यहाँ पे बन गया, एक माधव राव थ्री के सपोर्ट में, और एक रघुनाथ राव टू के सपोर्ट में। रघुनाथ राव टू देखता है कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं करने वाली है, क्योंकि माधव राव टू की सपोर्ट के लिए सखाराम बापू और नाना फडणवीस जैसे लोग आगे आ जाते हैं। अब ये लोग काफी पॉपुलर होते हैं, नाना फडणवीस और सखाराम पावरफुल लोग होते हैं। जब ये इसके सपोर्ट में आते हैं, तो रघुनाथ राव देखता है कि हमारे हमारे हाथ से सारा पेशवाई का ताकत निकलने वाला है। ये मदद मांगने के लिए कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों से मदद मांगता है और एक ट्रीटी साइन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। ये सारे ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस ट्रीटी में
तीन टर्म्स माने जाते हैं। पहला तो ये है कि ब्रिटिश 2500 सोल्जर प्रोवाइड करेगी। ब्रिटिश विल प्रोवाइड सोल्जर्स। नंबर टू, रघुनाथ राव विल बेयर द कॉस्ट ऑफ वॉर। लड़ाई का जो भी खर्च होगा वो सारा किसको पे करना पड़ेगा? रघुनाथ राव को। और तीसरी चीज और थी कि रघुनाथ राव हैज टू सरेंडर, इस हेल्प के बदले में सल्सेट और बसीन, ये दो इलाके ब्रिटिश को देना पड़ेगा टू द कंपनी। ब्रिटिश मतलब कंपनी, क्योंकि याद रखिएगा ये ब्रिटिश अभी 1857 तक सिर्फ कंपनी है और कोई नहीं। रघुनाथ राव ने ये शर्त मानी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, क्योंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में आ रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ये सब देने का वादा कर लिया। अकॉर्डिंगली अंग्रेजों ने रघुनाथ राव की मदद करी और इसके साथ शुरू हो गई फर्स्ट वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अंग्रेजों के साथ एंग्लो मराठा वॉर। 1775 में एक लड़ाई होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ एरे। इस लड़ाई में मराठा कॉन्फेडरेसी को अंग्रेजों ने हरा दिया। हराने के बाद अब अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज अपना रंग दिखाना शुरू किए। इसमें याद रखिएगा मराठा हार गए, रघुनाथ राव जीत गया। तो रघुनाथ राव के शर्त के मुताबिक 2500 सोल्जर मिल गया था, सारा खर्च देगा और प्रेसिडेंट सल्सेट देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इसके बाद जो काउंसिल था, बंगाल काउंसिल, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था एक्चुअली। अगर आप 1858 आप अगर अर्ली फेज में पढ़ेंगे तो काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ बंगाल ने रिजेक्ट कर दिया ट्रीटी ऑफ सूरत को और बोला गया अ न्यू ट्रीटी मस्ट बी साइन। अब ये न्यू ट्रीटी क्या था? ये न्यू ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। मैंने पहले भी कहा था शिवाजी के वक्त में कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो है। एग्जाम में ज्यादातर जो आता है वो शिवाजी से रिलेटेड आता है 1665। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में दूसरा होता है। अब ये किसके बीच में होता है? ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा। अब मराठा में क्या होता है, देखिए अंग्रेज भले जीत गए लेकिन उनको समझ में आ गया कि यहाँ रघुनाथ राव के सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। हम अभी जीत गए लेकिन मराठा कॉन्फेडरेसी पूरा एक हो चुका है। तो इन लोगों ने इस ट्रीटी में सबसे पहले बोला कि हम ड्रॉप द कॉज ऑफ रघुनाथ राव, हम रघुनाथ राव के क्लेम को कि वो पेशवा है हम नहीं मानते। अगला बोला गया कि रघुनाथ राव को एक घर मिलेगा, विल लिव एट कोपार गांव ऑन एन एनुअल पेंशन ऑफ 3 लाख, 3 लाख का एक पेंशन मिलेगा, वो वहीं रहेगा। तीसरा, इंग्लिश विल रिटेन सल्सेट, सल्सेट अंग्रेजों के पास रहेगा और 12 लाख जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ये अंग्रेजों को देना पड़ेगा। साइन हो गया। बट ये शुरुआत थी अंग्रेज और मराठा की लड़ाई की। ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये लड़ाई अंदर ही अंदर और चल रहा होता है। और 1779 में एक और कन्वेंशन होता है। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग इस ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो लड़ाई छेड़ देता है मराठों के खिलाफ। 1779 में बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ वडगांव या ट्रीटी ऑफ वडगांव।
अपनी जिद में वारेन हेस्टिंग लड़ाई को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन उसको सामना करना पड़ता है यू टर्न का। अब तक मराठा कमजोर थे, अचानक से मराठा जीत जाता है। जीतने के बाद मराठों ने एक ट्रीटी अंग्रेजों से साइन की और अब अपने टर्म्स पे इस ट्रीटी को फाइनलाइज किया। नंबर 1 बोला कि रघुनाथ राव को सरेंडर करो, सरेंडर रघु टू मराठा, क्योंकि हमारा मुजरिम है, हम उसको सजा देंगे, हमको वापस चाहिए। नंबर 2 के बंगाल टेरिटरी 1773 तक जितनी भी टेरिटरी कैप्चर करी थी वो रखेगी, उसके बाद की सारी टेरिटरी मराठा को वापस करेगी। बंगाल प्रेसिडेंसी कैन रिटेन 1773 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के पास जो टेरिटरी थी वो उसके पास रहेगा। और कहा गया कि आपके पास जो भी बंगाल से आर्मी आई है उसको वापस भेजना पड़ेगा, जहां नहीं रखना पड़ेगा। बंगाल से क्यों? क्योंकि बंगाल वाज द मेन टेरिटरी। रेगुलेटिंग एक्ट पर बंगाल का जो गवर्नर था वो वॉर के मैटर में फाइनल फैसला ले सकता था, वही ले सकता था। तो बंगाल से आर्मी भेजी गई थी सपोर्ट करने के लिए, इसको वापस करो। नतीजा ये होता है कि वारेन हेस्टिंग को एक न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता है, एक जिल्लत का भी सामना करना पड़ता है। ये ट्रीटी के बाद ब्रिटिश ने इंतजार किया एक सही वक्त का, जब मराठा को हराया जाए, और ये मौका उसको बहुत जल्द मिल गया। 1782 में लड़ाई कंटिन्यू थी, थोड़ी थोड़ी चली रही थी, लेकिन ये मौका उसको मिलता है 1782 में, जब ग्वालियर का राजा महादजी सिंधिया हार जाता है। महादजी सिंधिया के हारने के बाद फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर यहीं पे खत्म होता है, बिकॉज ये लास्ट था। एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिश आर्मी was led by कैप्टन पॉफिम। यहाँ जो ट्रीटी हुई थी इसका नाम है ट्रीटी ऑफ सलवाई। और ट्रीटी ऑफ सलवाई में कहा गया था 1782 के नो वॉर फॉर द नेक्स्ट 20 years। और यहीं पे सबसे बड़ा मामला शुरू होता है कि आने वाले 20 सालों तक अंग्रेज और मराठा लड़ेगा नहीं। इस बीच में 1795 में माधवराव श्री और 1800 में नाना फडणवीस, इनकी डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ होती है। और इन्हीं की डेथ के साथ जो भी मराठा में विजडम का खेल रहता है कि हाँ दिमाग से खेलने वाला एक अच्छा स्टेट्समैन है, वो सारा खेल आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू करता है। अब मराठा यहाँ से गिरना शुरू होगा। इसके बाद जो भी मराठा चीफ बनते हैं वो सब कमजोर रहते हैं, और फाइनली कमजोरी का हाल ये रहता है कि 1802 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये इंपॉर्टेंट है। उस वक्त जो पेशवा होता है उसके और अंग्रेजों के दरमियान, साइंड बिटवीन बाजीराव टू एंड द इंग्लिश। अब ये बाजीराव टू जैसे ही साइन करता है यहीं पे ये इंटर करता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है बाद में कभी पढ़ेंगे। इतना समझिए कि एक तरह के अंग्रेजों के संरक्षण को ले लेना है, अंग्रेजों के मातहत काम करना है। अब आपका सारा करता धरता अंग्रेज है, इसको सीधा समझ लीजिए कि आप अपनी मर्जी से एक पपेट बन जा रहे हैं। आगे होता यह है कि मराठा फ्यूडल वॉरफेयर में इंटरफेयर करना शुरू करता है, आपस में लड़ना शुरू करता है। इसमें दो तीन ग्रुप्स भी बन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू और सिंधिया, इन दोनों का एक ग्रुप बनता है, और ये ग्रुप यशवंत राव होलकर से हार जाता है। ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। बाजीराव
टू प्लस सिंधिया, इनकी लड़ाई होती है होलकर से, यशवंतराव होलकर। और इसमें होलकर जीत जाता है। अब जीत जाने के बाद बाजीराव क्या करते हैं, बाजीराव समझ जाता है कि अब मेरे को हेल्प चाहिए होगी किसी की, तो ये हेल्प मांगने के लिए चला जाता है किसके पास, इंग्लिश के पास। इंग्लिश बिना फायदा का हेल्प लेगा नहीं, तो इंग्लिश बोलता है कि भाई हम आपकी हेल्प क्यों करें, आप एक काम करो, सब्सिडी अलायंस साइन कर लो, इस अलायंस के मुताबिक आपकी हम प्रोटेक्शन देंगे। जिस तरह का चौथ हुआ करता था उसी तरह का ये सब्सिडी अलायंस भी था, समझिए कि आप पैसा दीजिएगा हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। अब सब्सिडी अलायंस साइन कर लो और फिर हम आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। अब चूंकि पेशवा पहले के पेशवाओं की तरह माइटी था नहीं, इसलिए इसने डर से साइन किया। और यहाँ से एक हिस्टोरियन है जिन्होंने उन्होंने कहा था कि विद दिस ट्रीटी ऑफ बेसिन, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया was converted to ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर अब इंडिया का ब्रिटिश एम्पायर बन गया, क्योंकि उसको रोकने वाला सबसे पावरफुल एंटिटी जा चुका था। इसके पहले मैसूर गिर चुका था, 1799 में फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, पिंडारिस का दौर खत्म हो जाता है, मतलब जो सबसे पावरफुल था वही हार चुका है। अब ये फ्यूडल वॉर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मराठा फ्यूडल्स कौन कौन थे वो थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन थे जो आपस में लड़ रहे थे। बहुत सारे घराने थे, मराठा किंगडम नहीं था एक्चुअली, मराठा फ्यूडल था, ये सब मिल के लड़ता था आपस में। तो एक नंबर पे आपको नाम आएगा पेशवा। पेशवा कहाँ के थे भाई, पेशवा पुणे के थे। ये लोग पुणे में अपना कैपिटल बना के रखा था। दूसरा था गायकवाड़, ये नाम थोड़ा याद रखिएगा घराना का, एग्जाम में कई बार मैच करने के लिए पूछता है। बड़ौदा में इनको कैपिटल बना के रखा हुआ था। तीसरा था होलकर, इंदौर। चौथा है सिंधिया, ग्वालियर। कुवाड़ थे, बाद में ये नाम बदल के पवार बन गया। ये थे देवस में। और आखिरी जो घराना था वो था भोसले का, और ये था बिरार। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप इसमें कुवार भूल भी जाते हैं और पेशवा भूल भी जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। बाकी चारों घराने के नाम पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वो था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, 1817 टू 1819, बहुत कम वक्त के लिए। इसमें होता क्या है कि होलकर वो लड़ाई करता है। होलकर इसलिए लड़ाई करता है कि होलकर एक्चुअली फाइनली बाजीराव टू और सिंधिया सबके एक साथ हराए हुआ रहता है। तो होलकर बिकम पावरफुल, क्योंकि सिंधिया तो सब्सिडी अलायंस ज्वाइन कर लेता है, तो जिसकी वजह से उसके पास अपना कोई पावर बचता नहीं है। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जंग करता है और ये हार जाता है। बैक टू बैक हारता है कहाँ पर, शताब्दी बोल के एक जगह है वहां पर, और माहिदपुर बोल के। ये दो बैटल में होलकर की हार हो जाती है। बाजीराव टू ये लास्ट ट्राई करता है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। प्राइम मिनिस्टर बोलना सही नहीं है, उसका जो मेन मिनिस्टर होता है मोस्ट नोटेबल, उसके साथ मिलकर, और ये भी हार जाता है। कोरेगांव और अशिटी, ये दो बैटल्स लड़ता है, हार जाता है। फाइनली इस हार के साथ दोनों ने ब्रिटिश को सरेंडर किया और फाइनली जंग का खात्मा हुआ। और इस तरह से मराठा किंगडम का खात्मा हो गया। चूंकि इस लड़ाई में पिंडारी ने सबसे ज्यादा मदद करी थी, इसलिए इसको ऑल्सो पिंडारी वॉर भी बोलते हैं। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछेगा
कि किसके पीरियड में ये पिंडारी वॉर्स या पिंडारी कन्फेडरेसी खत्म हो गया। याद रखिएगा, जिसके पीरियड में मराठा कन्फेडरेसी खत्म हुआ था, उसी के पीरियड में पिंडारी कन्फेडरेसी भी खत्म हुआ था। और ये दोनों कन्फेडरेसी खत्म हुआ था, पिंडारी वॉर्स, ये दोनों कन्फेडरेसी एंड हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के वक्त में। मराठा भी और पिंडारी भी, दोनों का आंसर देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स।